और कुछ बात कर लेते हैं हमारी यानी कि ख़वातीन के हवाले से। जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स की बात करें ना तो पाकिस्तान इस हवाले से दूसरा बदतरीन मुल्क समझा जाता है और 146 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। तो ख़वातीन को मुआशरे में अपने हक के हसूल के लिए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी ज़ुमुर्द अवान साहिबा हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इसी मौजू पर उनकी किताब भी अब मार्केट में आ चुकी है, तो उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। अच्छा, आज औरतों के हकूक़ के हवाले से हम बात करेंगे। ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं आप और इस हवाले से आपने किताब भी लिखी है, तो आपको क्या लगता है ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में औरतों को क्या क्या हकूक़ हासिल है? अच्छा, सबसे पहली बात आपने की है जेंडर इंडेक्स की बात की है, जो गैप अभी रिपोर्ट के अंदर आया है, उसको मैं पहले डिफ़ाइन कर दूं आपको। उसको पढ़ने के बहुत सारे ज़ाविये हैं। अच्छा, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर सब फील्ड्स हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई 3-4 कैटेगरीज़ का मैं जिक्र करूं तो उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट समेत बहुत सारे और मौज़ूआत हैं। अच्छा, जो बात इसमें बहुत गौर तलब है वो ये है कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के मुकामात हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मुकामात हैं, एजुकेशन के मुकामात हैं और सेहत से रिलेटेड जो ख़वातीन के मुकामात हैं, इसमें 2021 से उसने तरक्की की है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बढ़े, लेकिन बढ़े हैं, ये बात हमें नोट करनी चाहिए। आप देखें, बड़ी मज़े की परसेंटेज आप देखें, 4% इंक्रीज़ है अर्निंग ख़वातीन में 2021 की निस्बत। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में इनरोलमेंट की बात करें, प्राइमरी टर्शरी एजुकेशन की बात करें, वहाँ भी इनरोलमेंट्स बढ़ी हैं। अच्छा, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं, जिस तरह लॉ मेकिंग या जो प्रोफेशनल की डिसीजन मेकिंग जगह हैं, वहाँ पर कमी है, लेकिन पिछले साल से वो भी पॉइंट समथिंग पड़ा है, लेकिन वहाँ पर सीरियस हैंडीकैप्स हैं ख़वातीन के। तो ये क्योंकि देखिए, डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर अगर आप ब्यूरोक्रेसी को भी अगर देख लें, आप मेडिकल प्रोफेशन को देख लें, वहाँ पर वो आ तो जाती हैं, लेकिन क्या वो टॉप पोजीशंस में जा सकती हैं? नहीं। और कौन कौन सी कंसिडरेशंस हैं या हिंड्रेंसेस हैं जो उनको टॉप पोजीशन में जाने से रोकती हैं? हाँ। तो ये एक बड़ी इसकी इंडिकेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर जो है वो वर्स्ट उसमें कंट्री में आता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, यमन, इराक, सऊदी अरेबिया भी 10 उन ममालिक में है जो जहाँ पर जेंडर गैप काफी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। तो वो भी हम इग्नोर करते हैं, और फिर बीच की सब फील्ड्स के भी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। एक और बात मैं बड़ी ज़रूरी पॉइंट आउट करूँगी, जब भी आप किसी भी मुआशरे की ख़वातीन के बारे में बात करते हैं तो उस मुआशरे के जो मुआशरती ढांचा है, समाजी ढांचा है, उसके अंदर रह के आप बात करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है, आप इससे डिसएग्री कर सकती हैं, कि जब आप साउथ एशिया की या एशिया की ख़वातीन का मुकाबला करें तो उनके एशियाई माहौल और एशियाई समाज, अपॉर्चुनिटीज़, प्रेजेंस, उन सबको मद्देनज़र रख के बात करें, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की औरत क्या वो अमेरिका की औरत से ज़्यादा आज़ाद है। वो कंपैरिजन गलत है, कंपैरिजन ही गलत, बिल्कुल ऐसे वो कंपैरिजन हमें वो कंपैरिजन्स देखने चाहिए। फिर यहाँ पे बहुत सारा लोग ये सवाल करते हैं कि आप ये बताएं, यहाँ आप कह रही हैं तरक्की हो रही है, तो फिर ये इतना जो इंडेक्स है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये क्यों आ रहा है, ये आपके जहन में भी आता होगा सवाल। देखिए, अब्यूज़ को हम नहीं रोक पा रहे। अच्छा, थोड़ी सी इंडेक्स के हवाले से बात कर लेते हैं, जो हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि ये जो जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स बनता है, इसके अंदर किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है और उसके बाद ये चीज़ें आती हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जिस तरह मैंने आपको भी जिक्र किया है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, ये चंद मैंने बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं कि कहीं पर वो अगर जॉब मार्केट में गई तो सिंफी ज्यादती क्या हुई, क्या लेबर मार्केट में उनका क्या पोजीशन है, सनती जगहों पर उनकी क्या हैसियत है, ज़राअत में क्या है, मतलब उसके और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ये नहीं इस्टेब्लिश होता। सही। तो ये बात समझने की है, और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, और आई ऑलवेज टेक द पॉजिटिव
पिक्चर ऑफ थिंग्स, मैं जब जाती हूँ, आप जब जाती हैं, जहाँ काम करती हैं, मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं उस्ताद हूँ, ठीक है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एफसी कॉलेज के अंदर, तो जब मैं वहाँ पर देखती हूँ कि खवातीन जो हैं they are doing wonders, फ्लरिश कर रही हैं, फ्लरिश कर रही हैं, ठीक है। आप देखिए जब कोई चीज फ्लरिश कर रही होती है तो हिंड्रेंसेस आर नेचुरल, वो आनी होती हैं, लेकिन आपने कैसे अपना रास्ता बनाना है ये है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लरिश कर रही हैं औरतें या ख़वातीन, उनकी तादाद बहुत कम है, उनके रेशो बहुत कम है। अभी भी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उन्हें घरों से निकलना देने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उन्हें बाहर जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं मिलती है, उन्हें अभी भी वो सहूलियात, बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही होती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी किताब का एक चैप्टर है एजुकेशन और वुमेन का जो चेंज है उसके ऊपर। उसमें यही है कि क्या आप तालीम याफ्ता हैं होने के बावजूद अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, आप मोबिलिटी में आज़ाद हैं, क्या आप जॉब अपनी मर्जी की कर सकती हैं, उसका इंडिकेटर्स ही हमने यही देखा है। और यंग लड़कियों से, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, बैकलॉरिएट की लड़कियां हैं, उनसे उसके 622 इंटरव्यू, 622 उनके सर्वे शामिल हैं। अच्छा। और उसमें उन्होंने बात किया है, उन्होंने कहा जी हस्बैंड हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर में वो मासी बनी रहे, बाहर हम क्लोपेत्रा बन जाएं जब हम जाएं, तो वो मतलब ये एक्सपेक्टेशन भी है ना माशरे की सोसाइटी से, लेकिन वहाँ वो आज़ाद नहीं है और वहाँ उनके मसाइल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता नहीं बना रही या वो आगे जाने की जो जुस्तजू है वो उसमें नहीं कर रही। लेकिन इस तरह के मसाइल को फिर एड्रेस किस तरह किया जा सकता है, किस तरह वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं? बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन आती हैं, इस तरह के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी क्या उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर निकल के आवाज़ नहीं उठाई जाती है, उनको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है? देखिए हिम्मत होती है और किसी हद तक वो आवाज़ उठाती भी है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, बड़ी मजे की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक चैप्टर है इसके अंदर, मीडिया के का भी एक चैप्टर है मेरी किताब में। तो सोशल मीडिया के रेफरेंस से बात करें, ये हम बात तो करते हैं ना कि लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज चेंज करके अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन उन आइडेंटिटीज को या खवातीन के राइट्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि वो कैमोफ्लेज होकर अपनी वॉइसेस रेज कर रही हैं। सही। तो ये एक डेवलपमेंट है ना। और दूसरी बात यह है कि हमने कानून बना लिया, हमने तालीम दे दी, हमने हर चीज़ कर ली, हमने जिस पे काम नहीं किया वो है मर्द। हमने अपने मुआशरे के मर्द पे काम नहीं किया, हमने औरत को बताया कि आपको इस तरह बिहेव करना है, जो सही है, बताना चाहिए, लेकिन लड़के को भी, लेकिन उसके साथ लड़के को भी तो बिठा के, अपने बेटे को भी तो बिठा के कहें। कोई औरत कहीं भी उस वक्त तक नहीं पहुंच सकती। हम तो ये कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, लेकिन इट्स बोथ वेज। कोई औरत भी उस वक्त तक कामयाबी की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती जब तक सपोर्टिव वो मैन ना मिले। क्योंकि ये मुआशरा है ना, हमारे मुआशरे के अंदर जेंडर रेशो ये है और हर मुआशरे में यही होती है ऑलमोस्ट। तो वो बहुत जरूरी है हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करना और इस चीज को करना। और एक और बात, हमें मजीद कवानीन की जरूरत नहीं है। वी हैव इनफ लॉज, हमारे बड़े फैंसी लॉज हैं। और मैं कहती हूँ अगर आप सऊदी अरेबिया का मुकाबला, लॉज तो है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही ना। बिल्कुल यही बात कर रही हूँ, हमें मजीद कवानीन की जरूरत नहीं है, हमें फर्म इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली, That's what I'm saying। वो लोग कहते हैं ना कि ये कानून बना दें, वो कानून बना दें। यार कानून आप बना के कहाँ जाएंगे, उसको अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशंस में रह जाएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको डॉक्यूमेंट करें और आप खास तौर पे इसकी फर्म इम्प्लीमेंटेशन करें, और हो भी रहा है। अच्छा, ज्यादातर मीडिया को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है खवातीन के राइट्स के हिसाब से कि ये जो है ना सेंसिटिव नहीं है, ये लोगों की आइडेंटिटीज रिवील कर देते हैं और इन्होंने बात को बढ़ावा दिया हुआ है। मैं इससे डिसएग्री करती हूँ और ये मेरा चैप्टर भी इससे डिसएग्री करता है। मेरा चैप्टर ये कहता है कि मीडिया ने वुमेन राइट्स की जो जद्दोजहद है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दी है, कंट्रीब्यूशन कैसे दिया है। कंट्रीब्यूशन ऐसे दिया है कि हैशटैग्स लग जाते हैं, रातों रात शेयर, कमेंट, फॉलो हो जाता है। और हम देखते हैं कि ज़ैनब मर्डर केस हो, सारा इनाम का केस हो, उनका केस हो जो पहले अभी हुआ है, नूर मुकद्दम, बिल्कुल। तो ये सारे केसेस जो हैं, तो मीडिया अगर ना पीछे बैक पे खड़ा होता तो कौन इनकी सुनता और कहाँ तक इंसाफ के तकाजे पूरे होते। तो एक मीडिया इज अ फोर्थ पिलर, लेट मी शो यू दिस। आप इसको माने, आप इसको ना माने, लेकिन इट्स इज मोटिवेटिंग फोर्स।
तो वो फोर्थ पिलर इज प्लेइंग इट्स रोल। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है लोगों की ज़िंदगी में, और उस पर आवाज़ उठाई जाती है तो लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, मी टू का सिलसिला आपने भी देखा होगा कि शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें असली भी केसेस होंगे जो हमने देखे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए थे, सिर्फ उन्होंने शोहरत हासिल करनी थी तो वो मी टू का हिस्सा बन गए थे, उस कैंपेन का हिस्सा बन गए थे। तो इस तरह की फिर एक आप एक्सप्लॉयटेशन की तरफ भी तो हम जा रहे हैं। फिर वो जो एक विक्टिम कार्ड यहाँ पे कह सकते हैं कि वुमेन कार्ड फिर खेलना शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ों के। फिर इन केसेस को किस तरह मिनिमाइज, या इस तरह की सिचुएशन को किस तरह मिनिमाइज? देखिए, जब भी कोई मुआशरा चेंज की तरफ जाता है, हाँ, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, वहाँ पर तब्दीली आ रही होती है या प्रोग्रेस हो रही होती है, ये चीज़ें साथ साथ होती हैं। आई डोंट थिंक सो वी शुड बी वरीड अबाउट। तो कानून का काम है ना, जो जजेस हैं, जो हमारी कोर्ट्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, अब यहाँ ये तो नहीं है कि यहाँ पर कोई कोर्ट ही नहीं है, तो कोर्ट्स का काम है ना कि वो एविडेंसेस को देख के इन चीज़ों को करें। आप 2-4 केसेस को मेरिट पे एविडेंसेस के साथ उनके फैसले करें, लोग डर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, हाँ, लोग बात नहीं करेंगे कि भाई हाँ भाई मुझे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मी टू की भी कुछ कैटेगरीज हैं। एक तो ये है ना कि किसी ने आपको देखा, आपने कहा जी ये मी टू हो गया, ये भी तो नहीं है ना। आई डोंट थिंक सो खवातीन इतनी कोई आम चीज है, कोई टॉफी है जिनको कोई खा लेगा, या कोई ऐसी चीज है, हलवा है, वो क्या है वो, दे आर ह्यूमन बीइंग्स एज यू एवरीबडी अराउंड इज। तो आई डोंट थिंक सो वो भी एक चीज है, अनलेस इसके पीछे बहुत आपको एविडेंस देने पड़ते हैं। अगर आप ऐसी बिल्कुल ऐसे आप मिशा शाफी का केस देख लें, वही ना कि मतलब एक शोहरत हासिल करने के लिए आप इतनी दूर तक चले गए और एंड पे क्या उसका निकला? कुछ भी नहीं निकला। हाँ, उल्टा वो आपके ऊपर ही सारी चीजें अच्छा नहीं है, डिफाइन हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी किताब भी है जिसका आप हवाला भी दे रही हैं, तो उसमें हम कुछ चाहते हैं कि उसके मौज़ूआत के हवाले से आप हमें बताइए कि किन टॉपिक्स पे, और दूसरा कुछ अगर आप उसमें से हमें पढ़ के सुनाना चाहें तो। अच्छा, किताब तो चूंकि मेरी ये हाईली एकेडमिक बुक और इसमें सर्वे, क्वेश्चनर्स और वो सब कुछ शामिल है, और साथ में लीगल एक्सपर्ट्स की भी राय शामिल है, और सिविल सोसाइटी के जो हैं वो भी शामिल हैं। तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव काइंड ऑफ बुक। और हमारे जो एकेडमिक रीडर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर जेंडर के ऊपर और ख़वातीन के राइट्स के ऊपर कोई काम करना चाहता है, तो दैट इज़ वन थिंग। मैं इसके बारे में सिर्फ, चूँकि बहुत ज़्यादा आपके पास भी टाइम नहीं होगा, डिटेल्स नहीं बता सकूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हर वेरिएबल के ऊपर अलग-अलग चैप्टर है, जिसका मतलब ये है मीडिया के ऊपर अलग चैप्टर है, एजुकेशन के ऊपर अलग चैप्टर है, सिविल सोसाइटी के ऊपर अलग चैप्टर है, और पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि खवातीन कितना हद तक टर्न आउट हो रहा है, वोट कितना दे रही हैं, और जब ये असेंबली में चली जाती हैं फैंसी नारे जारे लगा के, तो वहां जाके खवातीन के लिए कानून साजी में क्या रोल प्ले करती हैं, तो उसका एक अलग चैप्टर है। फिर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर वाकयात हुए, अयूब खान का दौर देख लें, अफजाउल हक का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, ये सारे इसके अंदर जो है वो शामिल है। ये किताब खवातीन को डेडिकेटेड है। नॉर्मली आप डेडिकेशन में फैमिली मेंबर्स लिखते हैं, तो इसके अंदर दिस इज जस्ट, मतलब सारी चीजें आपको, सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो इसमें आपको मिलेंगे, तो आप पढ़िएगा, फिर जरूर हमें भी इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा।